कैन मनी बाय हैप्पीनेस? अब तुम सोचोगे नहीं, लाइफ में पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। कैन मनी बाय डिसेंट हैप्पीनेस? आंसर इज यस, क्योंकि हम और तुम रहते हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, जहाँ सब कुछ पैसे से चलता है। एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला अगर एक बंदे को एक साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए मिले तो उसको डिसेंट हैप्पीनेस तो मिल ही जाएगी। सोचो कोई अपना अगर बीमार हो गया, कैंसर जैसी बीमारी हो गई, उसका ट्रीटमेंट किससे होगा? पैसे से हो गया। तो हैप्पीनेस किससे आई? पैसे से आई। कोई अंकल है जो 60 प्लस है, जिनकी सेक्स लाइफ एकदम बेकार हो गई है, शिलाजीत महंगी वाली कैसे आएगी? पैसे से आएगी ना। सो फॉर श्योर मनी कैन बाय हैप्पीनेस। और लाइफ में ऐसी कितनी सारी चीजें। हाँ स्वीट हार्ट, ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मनी लेंड करती है टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब कि HDFC, एक्सेस, ICICI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। RBI ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है बाय 25 BPS एट 6.5%, विच इज द हाइएस्ट सिंस लास्ट 5 years। अच्छा, अब ये रेपो रेट इंक्रीज RBI करी क्यों? क्योंकि उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। करती क्यों है? जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे इफेक्ट कौन होगा? सबसे ज़्यादा होंगे हाउसिंग सेक्टर वाले लोग, क्योंकि बैंक से आप लोन लेते हो। क्यों लेते हो? सपोज करो घर बनवाने के लिए। अब उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा ना, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो आपको लोन महंगा पड़ेगा, सो मॉर्गेज रेट्स हाई हो जाएंगे। दैट्स वाई। यहाँ खड़े होके न्यूज़ बताना बड़ा आसान लगता है, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि जिस पे बीतती है उसको कैसा फील होता होगा। सोचो यार, टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 7.8। 7.8 इज अ लॉट, मतलब खत्म कर देगा। डेथ अभी तक जो सामने आई है, दैट इज मोर देन 20,000, जो कि सामने दिखाई गई है। रियल नंबर्स तो अगर 1990 से लेके 2022 की बात करें, रजिस्टर्ड अर्थक्वेक जो वर्ल्ड में आए हैं, सबसे ज़्यादा इट्स इन चाइना 182, देन इंडोनेशिया 161, जापान 94, US 77, टर्की 58, इंडिया 57। पॉइंट इज, नेचुरल कैलामिटीज़ जो होती हैं वो बता के नहीं आती हैं। देखो, इस वैलेंटाइन हमको अपना कटवाना नहीं है। ये महंगे महंगे कैफ़ेज़ जो होते हैं, यहाँ पे जाके हमको महंगी विस्की, महंगी जिन नहीं ऑर्डर करनी है। लड़की कहेगी कि या व्हाई नॉट, ये वाला पीते हैं, बट नहीं, वहीं पे तुमको उसको कन्विंस करना है कि बेब, LIT ऑर्डर करते हैं ना, एक टॉल टार, उसमें होगा क्या ना, नशे अच्छे होते हैं, एक पीने पे लगता है कि हाँ यार अच्छा हाई फील कर रहे हैं। तो पैसे बचाओ, क्योंकि आइडियली 2-3 हज़ार में हो जाएगा, और ऐसे तुम ये विस्की और जिन पे जाओगे 7-8 हज़ार का बिल आएगा। चॉइस इज योर्स। यार, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है, उसी के साथ साथ एक नेगेटिव चीज़ भी इवॉल्व कर रही है, जो कि है कैंसर। होता क्या है, जो पुराने वाले ट्रीटमेंट है वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी तो समझदार होता जा रहा है, वो भी पावरफुल होता जा रहा है, और इसको फाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा कैंसर ट्रीटमेंट्स और इफेक्टिव हों और एडवांस्ड हों। हुए भी हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अब लेटेस्ट वाला क्या है? लेटेस्ट वाला है CAR T सेल। इसमें होता क्या है? इसमें पेशेंट की बॉडी से सेल निकाला जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाई करने के बाद T सेल्स एक्टिवेट किए जाते हैं। ओके, क्यों किए जाते हैं? वो इसलिए ताकि वो ट्यूमर से, कैंसर से फाइट कर सके। फिर पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इसको फिर से इन्फ्यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है? पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस लायक बन जाता है कि वो कैंसर से फाइट बैक कर सकता है, एंड काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जा रहा है ये। अब सबसे ज़्यादा ये CAR T सेल ट्रीटमेंट यूज़ कहाँ हो रहा है? ये होता है ल्यूकेमिया में, लिम्फोमास में, ब्लड कैंसर में, इनफैक्ट सॉलिड ट्यूमर्स जैसे कि आपका प्रोस्टेट ले लो, लंग्स ले लो, कोलन ले लो, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। सो एक इसमें प्रॉब्लम है बस कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब जिनके पास पैसा है वो विदेश जाके इसका ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कहाँ से ले? सो आने वाले टाइम में इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि इसकी अफोर्डेबिलिटी रीजनेबल रखी जाए, ताकि आम आदमी जो कैंसर से जूझ रहा है वो भी इसको अवेल कर पाए, क्योंकि यार लाइफ तो सबकी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है यार,
कि ये वाले बलून मुझे पसंद नहीं है, बट कोई होना भी तो चाहिए जिसके लिए फुलाया जाए बलून, सिचुएशन बनाई जाए। क्या पपी डे, क्या हग डे, क्या वैलेंटाइन डे, एवरी डे इज़ अ सिंगल डे, बट एक बलून है लड़ाई झगड़े वाला। ये मुझे कुछ समझ आ रहा है, चलो फिगर आउट करते हैं। और इसको हम कहते हैं स्पाई बलून या स्पाई सर्विलांस बलून, जो कि ऑपरेट करता है एट द हाइट ऑफ 80,000 to 1,20,000 फीट, वे अबव दैन द कमर्शियल एयरक्राफ्ट एरिना। अब ये यूज़ कौन करता है? ये यूज़ करती है मोस्टली मिलिट्री टू गैदर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, दूसरे कंट्री की कोई इमेज लेनी हो। और सबसे ज़्यादा कौन मिलिट्री से यूज़ करती है? चाइना। अभी रिसेंट में क्यों ये न्यूज़ में? क्योंकि यूएस के एयर स्पेस पे ये स्पाई बलून देखा गया जिसको यूएस ने शॉट डाउन किया। फिर पता चला कि ये जो बलून है इट्स फ्रॉम चाइना, जो कि सर्विलांस पर्पस के लिए शायद यूज़ किया जा रहा था, श्योरिटी नहीं है, लेकिन चाइना ऐसा करता रहता है। ताइवान में भी रिसेंटली ऐसा स्पाई बलून देखा गया। अंडमान एंड निकोबार इंडिया में भी ऐसी ही चीज़ देखी गई थी लास्ट ईयर। अब बात यह है कि ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर्ड विद सैटेलाइट, पर एथिकली कितना गलत है। सो पीएलए आर्मी को ना थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें ओपनली एक्सपोज हो रही हैं। स्टार्टअप्स के लिए गुड न्यूज़ है। अंडर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान 86,713 startups have been recognized to get the fiscal incentive by the government. Things are getting better for Adani Group. अब जाके इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कुछ अप हुआ है बाय मोर देन 49,000 करोड़ रुपीस। इनका जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, वो रीगेन करी है बाय मोर देन 37%। एंड आउट ऑफ 10 अडानी के जो 6 स्टॉक हैं वो रीगेन किए बाय मोर देन 5 to 20%। तो अच्छे दिन शायद फिर से आ रहे हैं अडानी ग्रुप के। लेट्स सी कब तक चलेंगे। पता है, बिफोर 1991 फॉरेन इन्वेस्टर्स वर बैंड टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आए थे। अब इससे पहले ये देखा गया जो हमारा सेंसेक्स मार्केट था, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, काफ़ी घपला होता था। उसी का एक एग्जाम्पल है हर्षद मेहता स्कैम। क्योंकि पिक्चर में कोई था ही नहीं इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक चीज़ें मैनेज कर लोगे। एक और चीज़ होती थी, सपोज करो कोई श्रूड बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है लिस्टेड कंपनी से शिफ्ट कर दिया अपनी प्राइवेट कंपनी में ऑन द स्टेक ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, जो कि एथिकली सही चीज़ नहीं थी। अब मेडिसिन की बात कर लेते हैं। 1960 के बाद इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी मेडिसिन की, बहुत सारे ड्रग्स की। अब यहाँ पे डोमेस्टिकली तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी, स्टैंडर्ड तो मीटअप करना नहीं है इंटरनेशनल वाला। अब जब पिक्चर में इंटरनेशनल स्क्रूटनी आई, ग्लोबल स्क्रूटनी आई, जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने बोला कि ठीक है हम पैसा तो लगाएंगे लेकिन आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटअप करना होगा, सेंसेक्स, मार्केट, कॉर्पोरेट, अब आप ना अपनी जो बैलेंस शीट है मैनिपुलेटिव वाली नहीं दिखा सकते हो। जो चीज़ है वो दिखाइए, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे चीज़ें मीटअप करनी चाहिए, तो हम पैसा लगाएंगे। वहाँ से चीज़ें सुधरने लगी। अब बात करते हैं मेडिसिन की। इंडिया ने बोला कि देखो हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमें अपनी मेडिसिन का पेटेंट मिले, हम एक्सपोर्ट करें, हमारा भी तो मार्केट ग्रो करे। तो वहाँ से इंडिया का स्टैंडर्ड बदला। अब यहाँ पे नहीं हो सकता है ना कि मेडिसिन आप सिर्फ डोमेस्टिकली जो बना रहे हो उस स्टैंडर्ड से चलोगे, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटअप करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हाई रहता है। ठीक, ये सारी चीज़ें तो मैनेज हो गई। अच्छा, आजकल क्या होता है? आजकल ना ये फॉरेन इन्वेस्टर्स डरते हैं डेरिवेटिव से, स्पेशली जो इंडियन कंपनीज है, जैसे डेरिवेटिव सुने होगा ना, ऑप्शन, फ्यूचर, डेरिवेटिव्स। उनको थोड़ा सा डर लगता है कि यहाँ पे ना थोड़ा इंडियन कंपनीज मैनिपुलेशन कर सकती हैं, तो पूरी वॉच लगाए रहते हैं। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल है 2008 ग्लोबल क्राइसिस जो आई थी, उसमें बहुत बड़ा ये डेरिवेटिव का भी रीज़न था, इस वजह से भी काफ़ी फ्यूल हुई थी। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, 2 साल से ये पीछे लगे हैं अडानी ग्रुप के कि कर क्या रहे हैं। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बोला कि भाई देखो, ये जो अडानी ग्रुप है ये शॉर्ट सेलर ट्रेडिंग कर रहा है इन डेरिवेटिव्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वही जो मैंने कहा ऑप्शंस या फ्यूचर को ले लो। अब इसमें होता क्या है शॉर्ट सेलर ट्रेडिंग में, इसमें थोड़ा प्रॉफिट इंस्टेंट वाला है, एकदम टारगेटेड कंपनीज पे लगता है जब प्राइस डाइव करती है। यहाँ पे इनको लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, कुछ ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है।
हालांकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिपोर्ट को लेके कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन अदानी का मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर गया बाय मोर देन $100 बिलियन। नाउ द थिंग इज, इंटरनेशनल स्क्रूटनी तो रहेगी व्हेन यू लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बट अगर डे वन से ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हाई रहे, क्लैरिटी के साथ रहे, तो ये नौबत नहीं आएगी कि एकदम से मार्केट इतना अप एंड डाउन हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में सिर्फ कंपनी का ओनर नहीं जुड़ा होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर होते हैं, वो भी जुड़े होते हैं, और इकोनॉमी हैम्पर कर जाती है, स्पेशली जब कोई बड़ी कंपनी लाइक अदानी ग्रुप पिक्चर में आता है। दिस वैलेंटाइन, डोंट यू डेयर कॉल योर एक्स। 2023 है यार, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। आज की डेट में एक कंट्री दूसरे कंट्री की सिर्फ घोर निंदा नहीं करती है, अगर दूसरी कंट्री कुछ गलत कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल वॉर, इनोसेंट किलिंग, बल्कि एक्शंस भी लेती है, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाती है, इवन इफ वो छोटी कंट्री उस बड़ी कंट्री पे काफ़ी तरीके से डिपेंडेंट भी हो। मैं बात कर रहा हूं रशिया और जर्मनी की। वर्ल्ड वॉर के टाइम इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे। 1971 में थोड़े बेटर हुए। उसके बाद क्या हुआ कि रशिया से एनर्जी एक्सपोर्ट होगी टू जर्मनी, क्योंकि रशिया के पास काफ़ी एनर्जी है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 बनी, तो एनर्जी रशिया से एक्सपोर्ट हुई टू जर्मनी। अब इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जर्मनी रशिया पे एनर्जी को लेके काफ़ी डिपेंडेंट है। अब हुआ क्या कि रशिया ने एनेक्स किया, अटैक किया, किस पे? क्रीमिया पे और जॉर्जिया पे। तब भी जर्मनी चुप रहा, पॉलिटिकली करेक्ट रहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया 2022 फेब में, तब जर्मनी बहुत क्लियर हो गया, बॉस अब नहीं, अब भले हमको लॉस हो, हमारी एनर्जी में जो सैंक्शंस लगे, चाहे हमको एनर्जी महंगी पड़े, हम इस चीज़ के लिए वोकल रहेंगे और इसमें हम पूरा सपोर्ट यूक्रेन का करेंगे। तो जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 पे एकदम बैन लगा दिया, बंद कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए रशिया से एनर्जी, क्योंकि आप वॉर कर रहे हो, आप इनोसेंट किलिंग कर रहे हो। ठीक, उसके बाद जर्मनी ने बोला कि देखो यार, अब हमको ऑल्टरनेट खोजना चाहिए एनर्जी को लेके। तो कतर से मोस्टली एक डील क्रैक करी है। उसके बाद जर्मनी ने कहा कि नहीं यार, हम यूक्रेन की और हेल्प करेंगे, तो मिलिट्री हेल्प भी देना शुरू की है। अभी रिसेंट में जर्मनी का एक टैंक है बाय द नेम ऑफ लिपर्ड 2, वो जर्मनी ने प्रोवाइड किया है यूक्रेन को कि आप लो और लड़ाई में इसको यूज करो अगेंस्ट रशिया। वैलेंटाइन हैक 2023। देखो, बहुत सस्ते वाले रूम्स मत बुक करना, क्योंकि वहाँ कुछ कैमरे का भी इश्यू होता है। रिकॉर्ड कर सकते हैं।